वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर। वजीर आलम ममता बनर्जी ने की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम तारीखी अहमियत वाली इमारतों को मुल्क को करेंगे वक्फ। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह की तकरीब में होंगे शामिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में किया विश्वास प्रोजेक्ट लॉन्च। गुजरात सरकार के इस प्रोजेक्ट का मकसद जदीद तकनीक के इस्तेमाल से कानूनी नज़्म व नस्क में लाना है बेहतरी। ईरान ने कबूल की यूक्रेन के मुसाफिर बरदार तैयारे को गलती से मारने की बात। ईरानी वजीर खारजा ने बताया इसे इंसानी भूल। तैयारा हादसे में हुई थी 176 लोगों की मौत। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन महाराष्ट्र 4 तलाई तमकों के साथ 14 मेडल जीतकर पहले पायदान पर। अंडर 17 जुमरे के भाला फेंक मुकाबले में मध्य प्रदेश का दबदबा। विवेक कुमार ने जीता गोल्ड। जिमनास्ट में प्रियंका दास गुप्ता की 4 तलाई तमकों के साथ शानदार शुरुआत। आदाब नाज़रीन, शाम 6 बजे की खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की खास खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोजा दौरे पर हैं। वजीर आजम के कोलकाता पहुंचने पर मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ और रियासत के शहरी तरक्यात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उमूर के वजीर फरहाद खान ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। वजीर आजम के कोलकाता पहुंचने के बाद मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडरों के दरमियान मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। और वजीर आजम आज कोलकाता में 4 तारीखी इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन तारीखी इमारतों की जदीदकारी की गई है। इन इमारतों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेलवर्ड हाउस, मेटकाफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हॉल शामिल है। सकाफत की मरकजी वजारत ने इन 4 तारीखी इमारतों की जदीदकारी की है। इस अमल में इन इमारतों के तारीखी हैसियत को जूं का त्यों बरकरार रखा गया है। वजारत वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में बड़े शहरों की अहम तारीखी इमारतों के कुर्ब जवार में सकाफती प्रोग्रामों के इनकाद के लिए जगह बनाई जा रही है। इसकी शुरुआत कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी से की गई है। साथ ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह की तकरीब में भी वजीर आजम शिरकत करेंगे। मगरबी बंगाल के अपने दौरे को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मैं आज और कल मगरबी बंगाल में होने के लिए पुरजोश हूँ। मुझे रामकृष्ण मिशन में वक्त गुजारने की खुशी हो रही है और वो भी तब जब हम स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। इस जगह में कुछ खास बातें हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि फिर भी एक खालीपन है। जिस शख्स ने मुझे जन सेवा ही प्रभु सेवा का अजीम फलसफा दिया वो काबिल एहतराम स्वामी आत्मस्थानंद जी वहाँ नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आर्मी डे के मौके पर फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक पार्लिमानी करारदाद मौजूद है। उन्होंने कहा कि अगर फौज को हुक्म मिलता है तो वो मुनासिब कार्रवाई करेगी। बहुत साल पहले एक पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है इसके बारे में कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर, 5 अगस्त से पहले पूरा जम्मू और कश्मीर हमारा हिस्सा है। वो पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है और अगर पार्लियामेंट ये चाहता है कि वो इलाका भी कभी हमारा हो और इस किस्म के अगर कोई आदेश हमें मिलते हैं तो ज़रूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ने कहा कि भारतीय फौज की वफादारी और ईमानदारी मुल्क के आइन के लिए है जो हमें किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए हमारी रहनुमाई करता है। उन्होंने कहा कि फौज को मरबूत कार्रवाइयों के लिए उसी के मुताबिक तरबियत देनी होगी और आइंदा की जंगों के लिए तरबियत हासिल करनी होगी। If we want joint structures to work, we'll have to train accordingly for integrated operations, for joint operations.
and we will have to train for future wars which are going to be network centric. We will make sure that our men get the best, and we will look into all their aspirational needs. पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर फौज के दोबारा तवाज़ुन की ज़रूरत पर फौजी सरबराह ने कहा कि शुमाली सरहद पर चैलेंजों से निपटने के लिए हम सलाहियत के कई तामीराती प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं और हम सभी तरह के चैलेंजों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। As far as the China border is concerned, we have to balance out our requirements and our deployment to cater from threats from both the west and the north. For dealing with our northern frontiers, we are going in for a lot of capacity building, and as a result of this rebalancing, we are now prepared for this challenge also. नए फौजी सरबराह ने सियाचिन के मसले पर कहा कि सियाचिन हमारे लिए बहुत अहम है। जहां एक ग्रुप मगरबी और शुमाली सरहद की देखभाल कर रहा है, ये वो जगह है जहां से खतरा हो सकता है। Siachen is very important to us. In fact, that is one area where one formation is looking after both the western and the northern front. And that is what makes it so strategically important. We must not lose sight that that is from where the collusivity can happen. फौजी सरबराह ने मजीद कहा कि जब सरहद पर तैनात होते हैं तो खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिफाजत करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तश्कील और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क़याम भारतीय फौज के दरमियान हम आहंगी के लिए एक बड़ा कदम है। When we are deployed on the borders, safeguarding the sovereignty and territorial integrity, it is to secure for our people these core values. The formation of the CDS and the creation of a Department of Military Affairs is a very big step towards integration. And we on our part will make sure that this is a success. फौजी सरबराह ने फौज में भर्ती के बारे में बात करते हुए कहा कि क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी हमारा बुनियादी फार्मूला है और हमने फौज में अफसरान के इंतखाब के मेयार को कम नहीं किया है। Quality and not quantity will be our mantra. In whatever we do, whether it is selection of personnel, whether it is acquisition of new equipment, we will focus on quality so that we get the bang for the buck. So that in a nutshell, ladies and gentlemen, is my vision of where we should be in the years to come. आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गांधीनगर में विश्वास और साइबर आश्वस्त प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद कानूनी नज़्म व नस्क के इंतजाम और इंसराम में बेहतरी लाना है। गुजरात सरकार की वजारत दाखिला की एक पहल है जिससे वीडियो तज्जिए के जरिए जराइम की तहकीक को जदीद बनाना है। साइबर आश्वस्त एक हेल्पलाइन है जो साइबर जराइम के मुतासर लोगों को इंसाफ देने में मदद करेगी। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने तलबा के साथ मीटिंग की। जेएनयू के वीसी ने कहा कि कुछ तलबा ने इस हद तक तशद्दुद मचाया कि कुछ तलबा को हॉस्टल तक छोड़ना पड़ गया। गुज़िश्ता कुछ रोज से हमने सिक्योरिटी बढ़ा दी है और कोशिश है कि बेकसूर तलबा को चोट न पहुंचे। आज वी मेट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड इनको हम समझाया और एक्सप्लेन किया क्या क्या स्टेप्स यूनिवर्सिटी ले रहे हैं टू मेक श्योर दैट देयर इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर आवर स्टूडेंट्स। वी आर नाउ अपीलिंग थ्रू द स्टूडेंट्स
to write to them, and we are also sending emails so that they come back and join in the winter registration process. JNU administration इतना flexible रहने के बाद भी agitating students, activist students इतना rigid रहना और यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ को रोकना ये ठीक नहीं है। तलबा के साथ मीटिंग के बाद जेएनयू के वाइस चांसलर जगदीश कुमार ने डीडी न्यूज़ के साथ बातचीत में कहा कि यूनिवर्सिटी में 13 जनवरी से क्लासेस शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख को बढ़ाया जा सकता है। जेएनयू प्रशासन पूरी कोशिश में है कि विश्वविद्यालय में नॉर्मल स्थिति बहाल की जाए और जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जल्द से जल्द शुरू की जा सके। हमारे साथ इस वक्त हैं जेएनयू के वाइस चांसलर एम जगदीश कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, कल एमएचआरडी सेक्रेटरी के साथ आप लोगों की मीटिंग हुई, तो इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए क्या कुछ नया फार्मूला आप लोगों ने तय किया? एमएचआरडी सेक्रेटरी को बताया क्या क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में। आज स्टूडेंट्स ग्रुप्स को हम बुलाया एडमिन बिल्डिंग को और इनसे बात किया कि एडमिशन प्रोसेस और विंटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा चल रहे हैं और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए हम क्या मेजर्स लिए। स्कूल्स में जो विंटर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहे हैं उधर कोई दिक्कत है तो हम कैसा हेल्प कर सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को अपील किया कि प्लीज़ इन्फॉर्म योर फ्रेंड्स आल्सो, द कैंपस इज़ सेफ एंड सिक्योर नाउ, दे शुड कम बैक। कितने स्टूडेंट्स ने अब तक विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया? क्या इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा? बहुत लोग विंटर सेमेस्टर के लिए रजिस्टर कर रहा है और 12 तारीख तक हम पहले एक्सटेंशन दिया और इसके बाद भी जो स्टूडेंट्स वापस आ रहे हैं घर से, इनको चाहिए तो हम दोबारा हम रजिस्ट्रेशन डेट को एक्सटेंड करने के लिए हम तैयार हैं। एक इंटरनल इंक्वायरी कमेटी ने भी बनाया, जेएनयू ने बनाया है, तो क्या वो कब तक अपनी रिपोर्ट देगी और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाएगा? इंटरनल कमेटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या क्या कर सकते हैं सो दैट इन फ्यूचर जैसा वो 5 जनवरी को वायलेंट इंसिडेंट्स हुआ इसको हम रिपीट नहीं करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, कितना उसको माना गया है? अभी तक जो स्टूडेंट मांग रहे थे जो यूटिलिटी एंड सर्विस चार्ज को लेकर या हॉस्टल फीस रोल बैक करने को लेकर, तो कितनी उनकी डिमांड्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मानी गई है? जब एमएचआरडी से डिस्कशन हुआ उस समय हम एग्री किया कि यूटिलिटी एंड सर्विस चार्जेस हम होल्ड में रखेंगे और ये एक्सपेंडिचर यूजीसी मीट करेंगे। अब तो स्टूडेंट्स को सिर्फ 300 रुपये पर महीना रूम रेंट पेमेंट करना है और जो हॉस्टल मैनुअल में जो कंसेशन देना है वो भी हम दे दिया। उसलिए मैं एजुकेटिंग स्टूडेंट्स को अपील कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट बी सो रिजिड। तो ये थे विश्वविद्यालय के कुलपति जगदीश कुमार, जिनका कहना है कि 13 जनवरी से यूनिवर्सिटी में क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो अपना आंदोलन खत्म करें और जो क्लासेस शुरू होने वाली हैं वो क्लासेस ज्वाइन करें। कैमरा पर्सन गोपाल दास के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जेएनयू में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी तातुल से तलबा परेशान है और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस जल्द से जल्द शुरू हों। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पिछले करीब 3 महीने से जारी गतिरोध के बीच कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो और शैक्षणिक गतिविधियां सुचारू रूप से प्रारंभ हो ताकि वो पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। हमारे साथ कुछ ऐसे ही छात्र हैं जिनसे हम बात करेंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे अभी जो माहौल है विश्वविद्यालय में उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे क्लासेस बंद हैं और हम लोग कॉमन स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। इसके चक्कर में हम लोग लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं तो हमारे लिए क्लासेस रेगुलर होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि वापस से क्लासेस नॉर्मल हो जाए और सारा कुछ क्लास कैंपस में नॉर्मल हो जाए। पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में लड़ते हैं तो हम लोग कॉमन स्टूडेंट्स बीच में पिसते हैं, तो ये सब खत्म होना चाहिए और हमारी क्लासेस वापस से शुरू होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है कि स्टूडेंट्स को आना चाहिए, वो फ्लेक्सिबल हैं। अगर रजिस्ट्रेशन टाइम से नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी वो डेट्स जो है फ्लेक्सिबल हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इवन एडमिनिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन तो ऑन टाइम हो रहे थे, जो यहाँ पे आकर नहीं कर रहे थे उनके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी दिया गया और उसके बाद में कुछ लोगों ने जाकर सर्वर रूम में जो भी किया है, मतलब उनका इससे समझा जा सकता है कि वो क्या चाहते थे कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो, किसी तरह से बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए। इससे दिक्कतें तो थी, पर ये कुछ बहुत ज़्यादा 200-300 लोग हैं जिनकी वजह से पूरा यूनिवर्सिटी बदनाम हो रहा है। ये कैंपस पढ़ाई के लिए बना है और हम देख भी रहे हैं पिछले कुछ सालों से या निरंतर इस कैंपस की रैंकिंग है वो A++ रेटिंग रहती है। तो उसको बरकरार रखने में सभी स्टूडेंट का हाथ होता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी स्टूडेंट यूनियन का उनका हाथ नहीं होता है।
तो नॉर्मल स्टूडेंट है वो पढ़ाई बरकरार रखें और सबको समझाएं कि हम सब मिलके इस कैंपस को सेव करेंगे और सब मिलके पढ़ाई को आगे ले जाएंगे। मैं 8 साल के बच्चे की माँ भी हूँ, मेरे को लास्ट ईयर का थीसिस सबमिशन भी करना और बीइंग ए साइंस स्टूडेंट हमें एवरीडे लैब आना होता है, काम करना होता है, सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर कैंपस इस तरह से मतलब कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मेरा तो अगर 3 दिन भी काम रुकता है तो 3 दिन मुझे कितना सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को सेक्रीफाइस करके सुबह मॉर्निंग 8 to 8 काम करती हूँ। उसमें ये सब प्रॉब्लम मतलब उसके लिए जगह ही नहीं है ना इन सब पॉलिटिकल एजेंट के। तो आपने जेएनयू के छात्रों को सुना जिनका कहना है कि पिछले 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, जो विवाद चल रहा है और जो गतिरोध है विश्वविद्यालय के अंदर, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियाँ शुरू की जाएँ। कैमरा पर्सन गोपाल दास के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी हलचल पर। सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। ईरान ने यूक्रेन की तैयारी को गलती से मार गिराने की बात कबूल करते हुए इसे इंसानी भूल करार दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने फौज के हवाले से खबर दी है। तेहरान में यूक्रेन का एक मुसाफिर बरदार तैयारा बुध को हादसे का शिकार हो गया था। यूक्रेन के इस मुसाफिर बरदार तैयारे के हादसे का शिकार होने के नतीजे में 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी वजीर ख़ारजा ने इसे इंसानी भूल करार देते हुए ट्वीट करके कहा है कि एक अफसोसनाक दिन। मुसल्लह अफवाज की दाखिली जांच का इब्तदाई नतीजा बहरान के वक्त अमरीकी इन्हिराफ के सबब इंसानी भूल से ये तबाही हुई। हमें सख्त अफसोस है। हमारे लोगों, सभी मुतासरीन के कुंबों और दीगर मुतासरा मुल्कों के लोगों के तईं हमारी ताज़ियत और माज़रत। रुख करते हैं खेल के मैदान का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में आज से एथलेटिक्स मुकाबले शुरू हो गए हैं। अंडर 17 जुमरे में लड़कों के भाला फेंक मुकाबले में मध्य प्रदेश के एथलीटों ने अपना दबदबा बनाते हुए पहले 3 मकामात पर कब्जा किया। विवेक कुमार ने 66.06 मीटर तक भाला फेंक कर पहला मकाम हासिल करते हुए सोने का तमगा जीता। दूसरी तरफ रिंकू यादव ने 61.3 मीटर के साथ चांदी और मोहम्मद आरिफ ने 61.24 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर कांसे का तमगा अपने नाम किया। इससे कबल त्रिपुरा की प्रियंका दास ने सोने के 4 तमगे जीतकर शानदार शुरुआत की। 15 साल प्रियंका ने जिम्नास्टिक्स में लड़कियों के अंडर 17 के जुमरे में सोने के 4 तमगे अपने नाम कर लिए। प्रियंका ने ऑल राउंड जिम्नास्ट, वी टेबल जिम्नास्ट और फ्लोर एक्सरसाइजेस बैलेंस बीम में तमगे जीते। कबड्डी के अंडर 21 जुमरे में आज पोल ए का मुकाबला गुजरात और असम के दरमियान खेला गया, जिसमें गुजरात ने असम को 22 पॉइंट से शिकस्त दी। दोनों टीमों ने एक दूसरे को कांटे की टक्कर दी। गुजरात ने जहां कुल 46 पॉइंट्स हासिल किए, वहीं असम को 24 पॉइंट हासिल हुए। इस तरह से गुजरात इस मैच को जीतने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ अंडर 21 जुमरे के ग्रुप बी में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दरमियान खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश ने तमिलनाडु को 10 पॉइंट्स के फर्क से हराया। उत्तर प्रदेश ने 38 पॉइंट हासिल किए, जबकि तमिलनाडु की टीम 28 पॉइंट ही हासिल कर सकी। गुवाहाटी में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे एडिशन में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया जा रहा है। कई इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तलिफ जगहों पर चार्जिंग स्टेशनों के साथ तैनात किया गया है। इसके जरिए गो ग्रीन मुहिम को तक़वियत बख्शी जा रही है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। खेलो इंडिया न सिर्फ हमारे मुल्क के नौजवान खिलाड़ियों को एक नया प्लेटफॉर्म दे रहा है, बल्कि इसके जरिए माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक पहल की गई है। इसी के मद्देनजर खेलो इंडिया में गो ग्रीन मुहिम पर तवज्जो दी जा रही है। इसके लिए मुंतज़मीन ने इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया है, जो आलूदगी से पाक खिदमात फराहम करेंगी। ये बसें शहर में हर जगह तैनात की गई हैं, जिनका काम खिलाड़ियों, खेलो इंडिया के डिग्नेटरीज और इनसे वाबस्ता तमाम अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद करना है। हम लोग 15 इलेक्ट्रिक बस हमने ट्रांसपोर्ट सेल में यहाँ पे लगाई है, और वो भी एक आप कह सकते हैं गो ग्रीन इनिशिएटिव का एक पार्ट है। और जैसे जैसे और हम लोग आगे और गेम्स करेंगे तो एक शुरुआत है, आगे हो सकता है कुछ सालों बाद हम गेम करें जिसमें हम लोग सारी इलेक्ट्रिकल बस यूज करें। ये इलेक्ट्रिक बस है, ये आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन करता है। इसमें पॉल्यूशन नहीं होता है। अभी खेलो इंडिया में ये असम स्टेट ट्रांसपोर्ट ने दिया है। इन कोशिशों का मकसद वाज़ेह है, और वो है ज्यादा से ज्यादा शहर इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल करें, जिससे मुल्क में 64% तवानाई को बचाया जा सके और साथ ही आलूदगी की सतह को भी बहुत हद तक कम किया जा सके। अगर तमाम रियासतें इसी तरह की बस को खरीदें तो इससे माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में यकीनी तौर पर मदद मिलेगी, जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है।
ये इलेक्ट्रॉनिक बस जो है वो यहाँ पर आसाम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की रही है। ये इलेक्ट्रिक बस है, विदाउट पोल्यूशन ये बस ऑपरेट होगी और इस खेलों की यही खासियत है कि यहाँ हर एक चीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, किस तरह से एनवायरनमेंट को बचाया जाए, किस तरह से इसकी सुंदरता को बचाया जाए। और गुवाहाटी के नेचर में जो सुंदरता है, जो सफाई है, वो इसी का जीता जागता एक नमूना है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल इसी तरह इन खेलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कैमरा स्मृति रंजन के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज गुवाहाटी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मगरबी बंगाल के 2 रोज़ा दौरे पर। वजीर-ए-आज़म ममता बनर्जी ने की वजीर-ए-आज़म से मुलाकात। वजीर-ए-आज़म तारीखी अहमियत वाली इमारतों को मुल्क को करेंगे वक्फ। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं सालगिरह की तकरीब में होंगे शामिल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने गांधीनगर में किया विश्वास प्रोजेक्ट लॉन्च। गुजरात सरकार के इस प्रोजेक्ट का मकसद जदीद तकनीक के इस्तेमाल से कानूनी नज़्म व नस्क में लाना है बेहतरी। ईरान ने कबूल की यूक्रेन के मुसाफिर बरदार तैयारे को गलती से मारने की बात। ईरानी वजीर खारजा ने बताया इसे इंसानी भूल। तैयारा हादसे में हुई थी 176 लोगों की मौत। खेल की खबरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन महाराष्ट्र 4 तलाई तमकों के साथ 14 मेडल जीतकर पहले पायदान पर। अंडर 17 ज़ुमरे के भाला फेंक मुकाबले में मध्य प्रदेश का दबदबा। विवेक कुमार ने जीता गोल्ड। जिमनास्ट में प्रियंका दास गुप्ता की 4 तलाई तमकों के साथ शानदार शुरुआत। नाजरीन, शाम 6 बजे में इतना ही। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।